तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग कल वीडियो यहाँ तक बोले थे, मैंने बोला था कि हम अगले वीडियो में संविधान का निर्माण करेंगे, चूँकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक है, इसे जान लेंगे तो आपके जो भी अंतरिम सरकार का गठन और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना का एक अनुरूप है। ठीक है, जिसका गठन संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में। और इसके प्रमुख बातें जो हैं देखिए, मैंने लिखा है बारी बारी से। ये संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया गया था। और प्रांतों में स्थानों की जो संख्या का निर्धारण हुआ था वो 10 लाख प्रति जनसंख्या पर आधारित था। 10 लाख, ठीक है, एक आदमी 10 लाख पर चुनकर आते थे अप्रत्यक्ष रूप से। अब देखिए इसके तहत इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या थी उनकी संख्या 389 थी। ठीक है, उसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार भारत में गवर्नर के अधीन था और 21 प्रांतों से और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरियों थे। ठीक है, जिसे दिल्ली, अजमेर, मरवार और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। और 93 को जो था दोस्तों वो प्रतिनिधि भारतीय रियासती से थे। भारतीय रियासत से कितने थे? 93। तो याद रखिएगा। आगे है कि प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। ये तीनों समुदाय मुस्लिम, सिख एवं साधारण थे। ठीक है, चौथे नंबर में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का निर्वाचन किया। उसके बाद है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। जुलाई 1946 से ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित किया गया, जिसमें मैंने अभी बताया 296। ठीक है, 292 थे वो ब्रिटिश भारत। ठीक है, और 4 जो थे चीफ कमिश्नरिया थे, जो दिल्ली, अजमेर, मरवार, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे, उसको लेकर ये निर्वाचित उम्मीदवार थे। अब देख लीजिए कौन कौन पार्टी जो था उसको कितना मिला था। देखिए, जो कांग्रेस था उसको 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला है, यूनियनिस्ट पार्टी को 1 मिला था, यूनियनिस्ट जो मुस्लिम थे उसको भी 1 मिला है, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति की जो पार्टियां थी उसको 1 मिला, कृषक प्रजा को 1 सीट मिला था, अनुसूचित जाति परिसंघ को 1 सीट मिला, सिख को भी, जो गैर सिख थे उनको 1 सीट मिला। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। कम्युनिस्ट को 1 सीट मिला, स्वतंत्र को 8 सीट मिला। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को छोड़कर जो स्वतंत्र, जो निर्दलीय थे, ठीक है, उनको ही 8 सीट मिला था, जो स्वतंत्र रूप से खड़े हुए थे। इस तरह 296 सीटों पर निर्वाचित हुए लोग। अब देख लीजिए, 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधानसभा बना। तो 3 जून 1947 योजना के तहत पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधानसभा बना। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले, जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे, के सदस्य भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचित हुए थे ये। आगे देखिए, आगे है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संविधान का अधिनियम। जब विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान की बैठक बुलाई गई, तब उसके कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। ठीक है, कितनी थी? 299, जिनमें से 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों से थे। कहाँ से? 70 प्रतिनिधि जो थे वो देशी रियासतों से थे। इनमें से 284 सदस्य और 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया। तो ये भी प्रश्न बनेगा कि जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो कितने लोगों ने सिग्नेचर किया? तो 284 लोग ही उस दिन प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद है कि संविधान सभा की बैठक। तो संविधान सभा की बैठक में देखेंगे कि संविधान सभा का जो विधिवत उद्घाटन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ था।
ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी काम से बाहर गए थे, तो उस समय बोला गया जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनको चुना जाए। ठीक है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित जो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय थी भवन, उसी में हुआ था, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जिसे कहा जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। तो ये भी प्रश्न पूछेगा कि संविधान का प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू, इसी को प्रस्तावना बोला जाता है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आप कमेंट कर कर बताइएगा कि संविधान का प्रस्तावना का जो भाषा है वो किस देश से लिया गया है। ठीक है, कमेंट कर कर आप बता सकते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई दोस्तों। ठीक है, अब संविधान सभा द्वारा गठित समितियां जो थी उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है इसमें। देखिए, एक तरफ समिति है, एक तरफ अध्यक्ष है। तो नियमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देख लीजिए, आगे है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और देख लेते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसमें 4 उप समितियाँ थी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसमें पहले 4 जो समितियाँ थी उसमें मूल अधिकार उप समिति कौन थे? अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। पूर्वोत्तर सीमा जनजातीय क्षेत्र और असम के आदि उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपीनाथ बारदोलाई थे। ठीक है, एक और होंगे, उसको देख लेते हैं कि जो अपवर्जित और भागत अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्र को छोड़कर उप समिति जो असम क्षेत्र को छोड़कर जो क्षेत्र था उसके जो उप समिति के अध्यक्ष थे वो जे निकोलस थे। उसके बाद है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अलादी कृष्ण स्वामी। एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं फिर से। देखिए, नियमित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और ये बाकी इधर से कम पूछे जाते हैं। हालांकि नॉलेज के लिए आप जान सकते हैं, संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देख लेते हैं, जो यहाँ से भी उप समिति से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो ऊपर थोड़ा सा दिखाई दे। देखिए, सलाहकार समिति के पूछेगा, सलाहकार समिति के जिसमें 4 उप समितियाँ थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं, बाकी इधर नॉलेज के लिए आप जान सकते हैं। बाकी ये इम्पोर्टेंट है कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पटाभी सीतारामैया। आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर पटाभी सीतारामैया। उसके बाद है कि कार्य निर्धारण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो थे ये कार्य निर्धारण समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कृतियों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर।
जीबी मावलंकर थे। संविधान सभा की कृतियों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर। उसके बाद है कि राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ कि उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया था वो एस वर्दाचारी था। कौन था? एस वर्दाचारी। उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति का जो गठन करना था उसके लिए अध्यक्ष का जो गठन किया गया था उसका नाम क्या था? तो एस वर्दाचारी था। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री थे। ठीक है, 1947 से 1950 तक वो भारत सरकार के विधि मंत्री थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के सदस्य में देख लीजिए कौन कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष में थोड़ा ऊपर कर हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। प्रारूप समिति में अध्यक्ष पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसमें सदस्य थे, तो अब सदस्य में देख लेते हैं कि प्रारूप समिति में कौन कौन थे। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है मिलाने वाले में। तो सदस्य में देख लीजिए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। के एम मुंशी जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। मोहम्मद सदुल्ला जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर। बी एल मित्र जो थे दोस्तों, बी एल मित्र ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। बी एल मित्र। बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव आए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि ये पदस्थापित हुए हैं। तो बी एल मित्र की जगह बाद में इनके जगह कौन है? तो एन माधवराव आया। ठीक है, बी एल मित्र की जगह एन माधवराव आया है, एन माधवराव। उसके बाद है डीपी खेतान। डीपी खेतान 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो बाद में इनके जगह कौन आता है? टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, पूछ देगा कि प्रारूप समिति जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो प्रारूप समिति में से एक डीपी खेतान का मृत्यु हो गया 1948 में, उनके जगह पर कौन आया था? तो टीटी कृष्णमाचारी। उसके बाद है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, मसौदा तैयार किया, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी और प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, अब देख लीजिए मेन पॉइंट दिया है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भारत संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किया गया। ठीक है, जिसके पश्चात यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है दोस्तों कि प्रथम वाचन यानी संविधान सभा का प्रथम वाचन यानी हुआ वो प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1948 को स्थापित हुआ था। उसके बाद द्वितीय वाचन यानी वाचन मतलब उस पर वार्तालाप, तो संविधान के प्रारूप के उपबंधों पर खंडवार विचार किया गया 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच हुआ था। ठीक है, और प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया। तो संविधान में प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया। और तृतीय वाचन देखिएगा तो 14 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ। अब इसके बीच इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभा के सभापति का हस्ताक्षर हुआ 26 नवंबर 1949 को, और उसे पारित घोषित कर दिया गया। नागरिकता, अंतरिम संसद, निर्वाचन, अस्थायी संक्रमणकारी उपबंध 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से उस समय घोषित किया गया था? तो नागरिकता, अंतरिम संसद, निर्वाचन, अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंध। ठीक, और 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ 1950 को। इस तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया। अनुच्छेद 394 था। आगे देखते हैं,
अब देख लीजिए दोस्तों कि संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। इस दौरान 11 अधिवेशन हुए। संविधान का जो निर्माण हो रहा था इसमें 11 अधिवेशन हुए, याद रखिए 11 अधिवेशन, ठीक है। और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन का चर्चा हुआ। कितना? 114 दिन। और कितने खर्च हुए? तो 63,96,729 रुपया। 63,96,729। आज के योग में ये 63 करोड़ होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों कि संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम सांसद जो थे वो 15 कौन ये लागू हो गए थे, ठीक है ना। 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। कौन कौन से थे इसके अंतर्गत? अनुच्छेद 15, ठीक है। कुल 15 अनुच्छेद बता रहा है, ठीक है, लागू हुए थे। अब ये कौन कौन है देखिए, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 ये लागू हो गया था। 60 भी लागू हो गया था। 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, ठीक। 324, 366, 367, 379, 380, 388 और 381, 392 लागू हो गए थे। और फिर 393 भी। और 26 नवंबर 1949 को ही इसे लागू कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेद जो थे ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। शेष 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, ठीक है। तो 24 जनवरी, माफ़ कीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। ये डेट पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VBI है। अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था। देख लेते हैं, इसमें एक तरफ मंत्री है और एक तरफ विभाग हैं। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल के प्रमुख थे, विदेशी मंत्री थे, राष्ट्रमंडल संबंधों से इनका वास्तव जुड़ा था। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है कि डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग मंत्री थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री अंतरिम सरकार में डॉक्टर जॉन मथाई थे। सी राजागोपालाचारी उस समय अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे सी राजागोपालाचारी। उसके बाद CH भाभा खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। CH भाभा जो थे ये खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि आसफ अली रेलवे मंत्री थे अंतरिम सरकार में। जगजीवन राम अंतरिम सरकार में श्रम संसाधन मंत्री थे। जगजीवन राम से भी बहुत बार BPSC में प्रश्न पूछा गया है। लियाकत अली से बहुत बार प्रश्न पूछा गया, वित्त मंत्री थे। अब्दुल राव निस्तार, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, हालांकि नॉलेज के लिए जान लीजिए, संचार मंत्री थे अब्दुल राव निस्तार। उसके बाद है कि जोगेंद्र नाथ मंडल, ये विधि मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे ये विधि मंत्री थे। गजनफर अली खां जो थे ये स्वास्थ्य मंत्री थे। गजनफर अली खां जो थे ये स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद देख लीजिए कि आई चुंद्रीगढ़ जो थे वाणिज्य मंत्री थे। वाणिज्य मंत्री थे अंतरिम सरकार में। उसके बाद एक स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल देख लेते हैं। प्रथम मंत्रिमंडल आज़ादी के बाद जो बना कौन कौन लोग था, देखिए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री का पावर इन्हीं के पास था। राष्ट्रमंडल खेल एवं वैज्ञानिक शोध का भी पावर इन्हीं के पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, चूँकि ये अंतरिम सरकार में भी इनको ही पद यही मिला था, ठीक। उसके बाद देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत यानी आज़ादी के बाद के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। और कांग्रेस के सबसे युवा ये क्या थे? अध्यक्ष। अधिवेशन जो होता था उसमें सबसे ज़्यादा बार यही रहे थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद देख लीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल
गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्य बनाए गए इनको। 23 अगस्त 1947 को भारत के उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। ये अंतरिम सरकार में भी थे, चूंकि अब आज़ादी की बात हम लोग बात कर रहे हैं। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे। उसके बाद है कि जो रफ़ी अहमद किदवई थे ये संचार मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थे। उसके बाद है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK चेट्टी। उसके बाद है कि स्वतंत्र भारत के उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आज़ादी के बाद पूछा है। ठीक है, NV गॉडगिल कार्य मंत्री, खाद्यान्न मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कार्य, खाद्यान्न, ऊर्जा मंत्री कौन थे? NV गाडगिल थे। रेलवे एवं परिवहन मंत्री, स्वतंत्र भारत के रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो जॉन मोथाई थे, डॉक्टर जॉन मोथाई। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री तो डॉक्टर बलदेव सिंह थे। आगे देखते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य। तो देख लीजिए अन्य कार्य में दोस्तों कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। नहीं, वो तो पहले था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। और 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और देखिए 24 जनवरी को 2 याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का क्लास यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे एकदम ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट। इसके अगला वाला हम लोग पोर्शन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट डालते रहते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन।